में स्वागत है। मैं आपके लिए आज एनसीईआरटी की बुक सब्जेक्ट हिस्ट्री लेकर के आया हूँ और हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, इसके पहले हम एक चैप्टर अभी तक कंप्लीट किए हैं। आज इसी सीरीज में दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मैं इस सीरीज में लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण बिंदु को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो चलो आज हम इतिहास में देखते हैं कि आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और क्या क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में मुझे जो है हेल्प कर सकती है। दोस्तों, तो सबसे पहले आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। दोस्तों, ये मानव की बात कर रहा है कि सबसे पहले बहुत साल पहले प्रारंभ में मानव इधर उधर क्यों घूमा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखो दोस्तों कि बहुत बड़ी संख्या है ये, 20 लाख साल पहले, यानी कि बहुत साल पहले। आज हम इन्हें आखिर तक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें आज हम आखिर तक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इन्हें इस नाम से पुकारते थे। किसके आधार पर दोस्तों? भोजन की व्यवस्था के आधार पर इन्हें हम आखिर तक संग्रह के नाम से जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कौन दोस्तों? जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे वो जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हीं जानवरों का अपना भोजन बनाते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे, क्योंकि उस समय खाने पीने की सामग्री उतनी अच्छी नहीं थी, या हम कह सकते हैं उस समय मिलता नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से आज हम खेती करते हैं उस समय ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। इस वजह से ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और फल खाते थे। घास फूस, पेड़ पौधे आदि सब को खा करके ये अपनी भूख मिटाया करते थे। दोस्तों, आखिर तक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमा करते थे दोस्तों? क्योंकि उस समय ना तो इनका कोई रहने का एक प्रॉपर स्थान हुआ करता था, ना इनका घर था, ना खेती थी। तो ये किस लिए रुकें? जैसे आज लोग एक जगह पर रुकते हैं, एक मकान बनाते हैं, उनकी खेती होती है, उनका व्यवसाय होता है, तो ऐसे कोई कार्य पहले हुआ नहीं करता था। इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। जैसे आज भी देखो, जो साधु संत होते हैं या फकीर होते हैं, उनका कोई घर या उनका कोई ठिकाना नहीं होता, तो ये कभी इस शहर में तो कभी अगले मोहल्ले में, कभी अगले शहर में, इस तरीके से घूमते रहते थे। इसी तरीके से ये लोग भी घूमा करते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। बिल्कुल दोस्तों, अगर एक ही जगह पर रहते ये लोग तो वहीं से सारी चीज़ें खाते, और अगर एक ही जगह पर रह करके अगर ये खाना प्रारंभ करते तो पेड़ तो ख़त्म हो जाते, पौधे ख़त्म हो जाते, जानवर ख़त्म हो जाते, तो ये आगे की व्यवस्था नहीं कर पाते। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरों जगह पर जाना पड़ता था। तो इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर दोस्तों घूमा करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा, मवेशी मतलब कि जानवर ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। दोस्तों, जानवर अपने चारा के लिए जगह बदलते थे और इन मनुष्य जो थे वो अपना शिकार करने के लिए जानवरों को पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे लग जाते, तो इस वजह से अपनी जगह बदल दिया करते थे। आपने दो कारण देख ले। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते होंगे।
क्योंकि जैसे मान लो कि आम का फल एक ही मौसम में आ रहा है। अब अगर आदमी उसी जगह पे रहेगा, उसी बगीचे में रहेगा, तो आम आम तो उसको 2 से 3 महीने मिलेंगे, उसके बाद क्या करेगा आदमी। तो इस वजह से अभी आम खाया, फिर अगला सीजन कहाँ पे आया, किस जंगल में जाना है, इस तरीके से वो लोग घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी जैसे कहा जाता है दोस्तों, जल ही जीवन है, तो पानी के बिना तो जीवन संभव है नहीं। पानी के बिना जीवित रहा नहीं जा सकता, चाहे इंसान हो या फिर पेड़ पौधे हो। तो पानी की तलाश में भी मवेशी लोग घूमा करते थे। मवेशी भी घूमते थे, और जो उस समय के मनुष्य थे वो भी घूमा करते थे। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। ये आज भी है दोस्तों, कुछ नदी और झीलों में पानी आज भी रहता है, सूखता नहीं है, लेकिन कुछ नदियों में पानी सूख जाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब दोस्तों, वहाँ का अगर किसी नदी या झील का पानी सूख गया तो लोग पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक प्रमुख कारण ये भी था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब जो प्रारंभिक मानव थे दोस्तों, प्रारंभिक मानव कौन थे, कैसे थे, उनके बारे में मुझे जानकारी कैसे मिली, तो आओ उसको पढ़ते हैं हम। पुरातत्वविदों को, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी जो पुराने लोग थे वो किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। तो दोस्तों, उस समय तो लोहा या स्टील ये सब कुछ हुआ नहीं करते थे, तो ये लोग पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के ही औजार बना लिए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। वो आज भी जो औजार बचे हैं दोस्तों, उनको संग्रहालय में रख दिया गया है ताकि लोग देख सकें। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण तैयार किए जाते थे या बनाए जाते थे। अब ये भाले और बाण क्यों बनाते थे दोस्तों? क्योंकि जिससे जानवरों का शिकार किया जा सकता था। मुट्ठे लकड़ियों के लगाते थे क्योंकि उसको अच्छे से पकड़ सकें हम। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो देखो दोस्तों, आर्कियोलॉजी जो थे, पुरातत्वविद जो थे, उनको ये सारी जानकारी मिलती है, इन सारी चीज़ों का खोज की। अब ये देखो, आप इमेज में देखो, ये एक पत्थर है। इस पत्थर को नुकीला बना करके इससे जो है ये पेड़ काटते थे। इस तरीके से कपड़े की सिलाई भी किया करते दोस्तों। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं, इधर देखो आप, जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए भी किया जाता था। तो अब बात करते हैं दोस्तों, रहने के लिए जगह निर्धारित करना। अब रहने के लिए जगह निर्धारित करना, आप अभी मैप में भी हम देखेंगे, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी चित्र नंबर 2 में जो चित्र बना हुआ है ये नीचे, इसमें लाल त्रिकोण आकार का जो चित्र बना हुआ है, वहां पे आखिर तक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आखिर तक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए जाते थे। तो आओ हम इस मैप में देखते हैं कि आखिर तक खाद्य संग्रह कहाँ रहा करते थे, वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे उनके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखो, ये इस तरीके से है जहाँ पे पुरातत्व खाद्य रहा करते थे, आखिर तक खाद्य रहा करते थे दोस्तों। पुरातत्वविदों ने वो खोज किया था और आखिर तक खाद्य संग्रह रहा करते थे। तो इस इमेज में देखो, पूरा पाषाणिक पुरास्थल, ठीक दोस्तों। तो ये है भीमबेटका एक जगह है जहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है। दूसरा
कुरनूल गुफाएं हैं, जो ये लगभग मिल जाएंगी आपको आंध्र प्रदेश के आसपास। दोस्तों एक है हुंसी हुंसगी, ये आपको मिलेगी कर्नाटक के आसपास। तो ये 3 जगह मिलती हैं दोस्तों भारत के, जो अभी वर्तमान का भारत है इसके अंतर्गत। एक है भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं दोस्तों, ये जहाँ पे ये आखेटक खाद्य संग्रह रहा करते थे उनके रहने का स्थान जो मिलता है दोस्तों। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके दोस्तों। ठीक, इसलिए लोग अच्छी जगह ढूंढा करते थे। भीमबेटका एक जगह है आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। तो नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में बहती है, सबसे ज़्यादा रास्ता नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में तय करती है। तो नर्मदा नदी के किनारे ही जो है ये साक्ष्य मिलता है दोस्तों। आप इस चित्र को देखो कि यहाँ पे एक आदमी बना हुआ है और एक हिरण इसका शिकार कर रहा है। तो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की ये गुफाएं हैं। कौन सी दोस्तों? ये भीमबेटका गुफाएं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें से बहुत सुंदर उदाहरण ये मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है दोस्तों। तो ये जो सजीव चित्रण किया गया है ये बहुत पहले का चित्रण है दोस्तों, जो कि भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में आप ये देख सकते हो। ये भीमबेटका की गुफा के पत्थर हैं जो भीमबेटका गुफा में आज भी मौजूद हैं। आप यहाँ की विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। पुरा स्थल क्या है दोस्तों? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। जो उनका काम ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसके लिए दोस्तों उसका निर्माण किया जाता था और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ दिए गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग ज़रूरत के हिसाब से बर्तन बनाते थे या जो कुछ भी बनाते थे उनकी ज़रूरत पूरा हो जाता था तो वो उस स्थान को, उस वस्तु को वहीं पे छोड़ करके चले जाते थे। तो अब जो पुरातत्व जो इसकी खोज करने लगे तो इनको मिलने लगा ये सारी चीज़ें। तो इस साक्ष्य के आधार पर इतिहासकार जो है जो भी अनुमान लगाते हैं, जो साक्ष्य मिलता है उसके आधार पर वो बताते हैं कि इतनी पुरानी चीज़ें हैं ये यहाँ से मिली हैं। यहाँ के लोग, उस समय के लोग ऐसे रहा करते होंगे, उनका रहन सहन ऐसे हुआ रहा होगा। अब मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अब कुरनूल गुफा दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास थी, आंध्र प्रदेश के आसपास, या फिर आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु के आसपास है ये कुरनूल गुफा। तो दोस्तों कुरनूल गुफा ये पूर्वी घाट पर है। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष से क्या होता है दोस्तों? तो वहाँ पे आग जलाई गई होगी तभी राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, बिल्कुल दोस्तों, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक औजारों और जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, बिल्कुल इन सब के लिए किया गया होगा। क्योंकि अब जब आग के साक्ष्य मिले तो आग से आज भी हम वो खाना पकाते हैं, रोशनी के लिए यूज करते हैं दोस्तों। देखते हैं नाम एवं तिथियां के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु और जो हैं। बदलती जलवायु कैसे बदली, उसके कारण क्या क्या हैं, कब बदली, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। कितने साल पहले दोस्तों? 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। पहले गर्मी रही नहीं होगी दोस्तों, बाद में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब गर्मी बढ़ने लगी तो वहाँ पे घास उगना शुरू हुए,
तो घास के मैदान बन गए। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अब उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा, चारा मिलने लगा, तो उनकी संख्या जो है बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर इनकी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों कि अब हम जानवरों को पालेंगे, उनसे दूध मिलेगा और इनसे हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, ऐसा सोचा होगा उन लोगों ने। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। देखो दोस्तों, मछली भी जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था इस समय। खेती और पशुपालन की शुरुआत खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ। अब ये देखो दोस्तों, उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? उपमहाद्वीप के देश में आते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 देश आते हैं। तो इसी उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा उस समय। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पकाकर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। देखो दोस्तों, क्या तरीका था उस समय, किस तरीके से लोगों ने एक के बाद एक तरीका अपनाया और ढूंढ ढूंढ के लाया कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब उगाना चाहिए, उन्होंने सीख लिया। उन्हीं की परंपरा को आज हम लगभग फॉलो कर रहे होंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे दोस्तों। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो दोस्तों, अगर कुत्ते को की बात हो तो कुत्ते को इसलिए इन्होंने पालतू जानवर सबसे पहले बनाया होगा क्योंकि कुत्ता जो है ये सुरक्षा भी करता है, कुत्ता सबसे ज़्यादा समझदार भी होता है, कुत्ता जो है इनको जानवरों को पकड़ने में मदद भी करता रहा होगा, इसलिए इन्होंने कुत्ते को अपना पहला पालतू जानवर बनाया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। सबसे पहले तो कुत्ते को ही पाला, बाद में अन्य जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, क्योंकि अब उनकी रक्षा करने लगे दोस्तों, तो जानवरों को भी लगा होगा कि नहीं, हम तो जो है हमारी तो ये रक्षा हो रही है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। बसने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई दोस्तों? लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे है, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं उनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनकी बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनके मजबूत डंठले अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। दोस्तों सोचो, पहले के लोग भी कितना एडवांस हुआ करते रहे होंगे कि उनको भी ये था कि आज इस
बीज को बचा के रखेंगे तो अगले वर्ष फिर से हमें अनाज उगाने में मदद करेगी और हम इसी बीज को फिर से बो करके अनाज उगा सकेंगे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो जानवर हिंसक होंगे वो मनुष्य को मार देंगे, मनुष्य को हानि पहुंचाएंगे, इसलिए उन जानवरों को नहीं पाला जाता था जो हिंसक हों। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। आज भी हम देखते हैं दोस्तों, जो हिंसक जानवर होते हैं या जो ऐसे वृक्ष होते हैं जिससे हमें लाभ ना हो, ना तो उस वृक्ष को हम लगाते हैं और ना ही ऐसे जानवरों को हम पालते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक दोस्तों, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ये तो ऊपर ही आपने पढ़ लिया कि 12,000 पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई होगी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये देखो दोस्तों, सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। सबसे पहला कुत्ता, फिर भेड़ और बकरी आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है नवीन जीवन शैली की। नवीन जीवन शैली कैसी रही लोगों की? अब नवीन जीवन शैली की बात कर लेते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को तो बो कर तो देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। अब लोग पौधे उगाने लगे, खेती करने लगे तो उनको वहाँ पर रुकना पड़ा उसकी देखभाल के लिए। उसके पहले लोग खेती नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे, वो कहीं भी आ जा सकते थे, इसलिए वो घूमा करते थे दोस्तों। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। रखना को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती थी। ये चीज़ आज भी होता है दोस्तों, लोग उसको वो कटाई करके बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं ताकि हम उसको या तो नेक्स्ट ईयर या अगले साल हम उसको बीज के रूप में यूज कर सकें और हम उसको खाद्य पदार्थ में भी यूज करें। तो बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब ये टोकरियाँ, बर्तन या गड्ढे क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हम उसमें अपने अनाज को रख सकें। तो क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? बिल्कुल करते रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आज हमारे पास स्टील या लोहे के बर्तन मिल जाते हैं। आज के कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा बहुत से मिट्टी के बर्तन मिलते थे जिसमें सामान रखा जाता था और सुरक्षित सामान मिलता था उसमें, और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे माने जाते थे जो मिट्टी के बर्तन बना करते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब जानवर और चलते फिरते खाद्य भंडार क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, दूध मिलता ही है। गाय और भैंस, बकरी, ये सब से मुझे दूध प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत होता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है दोस्तों। मतलब पशुपालन से मुझे भोजन प्राप्त होता है और ये भोजन के भंडार का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? ये दोस्तों जो भी आप पीछे मैप देखा उसकी बात हो रही है, तो आओ एक बार उसमें देख लेते हैं कि जो नीले कलर के वर्ग हैं वो वर्ग कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस तरीके से
हम इस वर्ग को पहचान सकते हैं दोस्तों। तो देखो ये कुछ वर्ग आपको ये दिख रहे होंगे इस मैप में। हम वर्ग को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस मैप में अच्छे से हमें दिखे। आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम पश्चिम से देखना स्टार्ट करें मैप में, तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, मेहरगढ़। उसके बाद हम देखते हैं ये कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है। फिर महागढ़ दोस्तों, ये भी लगभग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के पास पड़ता है। फिर चिरांद जो बिहार में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद हल्लूर जो कर्नाटक में पड़ता है। और ये मयमपल्ली जो तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। तो और ये कि पड़ रहा है दाओजली हेडिंग। ठीक दोस्तों, ये पड़ रहा है लगभग त्रिपुरा के आसपास दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जगह। ठीक दोस्तों, ये 7 जगह है। तो चलो हम फिर से देखते हैं, थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ते हैं। और ये 7 जगह को आप अपने एक माइंड में रखिए, जो आपकी हेल्प करेंगे आगे पढ़ने में और समझने में। तो देखो दोस्तों, इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के रहने के लिए साक्ष्य मिले हैं। ये वो जगह है जहाँ पे शुरुआत में या तो कृषि हुआ करती थी या पशुपालक हुआ करती थी। तो सबसे पहले कृषि हुई थी दोस्तों सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, जो पाकिस्तान का क्षेत्र आपने देखा, उस पाकिस्तान के क्षेत्र में। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जल गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से वहाँ पुरातत्वविद ने खोज की है कि गेहूँ मिले, जानवरों की हड्डी मिली, आदि चीज़ें मिल रही हैं। अस्थाई जीवन की ओर लोग कैसे बढ़ना प्रारंभ किए? तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यानी कि दो लोग गड्ढे खोदते थे और उसमें रहा करते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। और ये बुर्ज होम जो वर्तमान का कश्मीर है वहाँ पे मिला है दोस्तों। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी रही होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना भी पकाते रहे होंगे। तो ऐसा वो अनुमान लगाते हैं पुरातत्वविद वहाँ की राग और आग जलाने की जगह को देख करके। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। पुरापाषाण युगीन दोस्तों जो बहुत पुराने थे, और नवपाषाण युग जो उसके बाद की स्थिति रही होगी, उसके बाद का समय। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली तो आज भी दोस्तों लोग यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा।
आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार यानी कि पत्थर के औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों के भी बन जाते थे दोस्तों, तो कुछ औजार हड्डियों को भी बना लेते थे। आप ये पत्थर देखें, इस पत्थर को कैसे तराशा गया है, किस तरीके से इसे नुकील बनाया गया है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। ये सब नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। ठीक दोस्तों, तो नवपाषाण काल में इसका उपयोग किया जाता था। एक ये मटका देखो आप, ये भी किस तरीके से इसका यूज होता रहा होगा, किस लिए इसको बनाया गया होगा। तो नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो ये भी नवपाषाण युग के ही बर्तन हैं दोस्तों। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया, यानी इसको सजाया गया है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज का आहार का महत्वपूर्ण अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास, क्योंकि कपड़े की बुनाई कपास से ही दोस्तों, तो कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हर जगह परिवर्तन अलग अलग समय में आई होगी, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया। तो कुछ लोग शिकार किया करते थे और कुछ लोग पशुपालन या कृषि किया करते थे। बहुत से जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। लोगों को जैसे सुविधाएं मिला करती थी, लोग को जैसा माहौल मिलता था, लोग उस तरीके का काम किए करते दोस्तों। अब एक सूक्ष्म निरीक्षण की बात की गई है यहाँ पे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ दोस्तों ये पाकिस्तान के पास का एक क्षेत्र है। हम आपको इमेज पे लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं मेहरगढ़ कहाँ पर है दोस्तों। मेहरगढ़ की अगर चर्चा फिर से आई, आप ये देख सकते हो मेहरगढ़ पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ रहा है। ठीक दोस्तों, तो मेहरगढ़ की चर्चा जो एक सूक्ष्म जो है यहाँ पे चर्चा की जा रही है, सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, क्योंकि यहाँ इसी रास्ते से ईरान जाया करते थे लोग, सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये दोस्तों कितना महत्वपूर्ण होता है। मेहरगढ़ वो जो स्थान है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले खेती करना और जानवरों को पालना सीखा। और खेती में किसकी खेती हो रही? जौ और गेहूं को उगाना और भेड़ और बकरी का पालन। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार के घरों के भी अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते रहे होंगे। तो आप ये देख सकते हो जो आयताकार या चौकोर या 4 कमरों का बना कमरा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो मेहरगढ़ के घर का चित्र है। ठीक दोस्तों, तो इस मेहरगढ़ में कुछ इस तरीके के घर बनाए जाते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। वो दोस्तों आज भी होता है, सम्मान जताते हैं, दुख प्रकट करते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये पहले के लोग मानते थे दोस्तों, और आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन जो कहा जाता है कि आत्मा अमर है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली।
एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफना दिया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ऐसी मान्यता रही होगी कि लोग ये मर तो गए हैं लेकिन ये वास्तव में मरे नहीं हैं, तो इनको खाने पीने की व्यवस्था इनके मृत शरीर के साथ कर दी जाए। तो मृत व्यक्ति के साथ देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस मृत व्यक्ति के साथ यहाँ पे बकरी को भी गाड़ दिया गया ताकि ये उससे अपना भोजन प्राप्त कर सके दोस्तों। अब यहाँ पे अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई एक चित्रकारी, इसको भी पढ़ लेते हैं। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। फ्रांस कहाँ पर है? यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। 100 साल पहले, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ 100 साल पहले की बात हो रही है। 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक के बीच के बनाए गए होंगे। यानी चित्र तो बहुत पुराने हैं दोस्तों। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें से जंगली जानवर, घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। आप देखो, उस समय के जानवरों को की चित्रकारी हुआ करती थी। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों और अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। इनको देख करके पुरातत्वविद यही अनुमान लगाते होंगे, या तो ये त्योहारों पे बनाया गया होगा या तो फिर जो लोग युद्ध के लिए जाते थे उस समय या शिकार के लिए जाते थे उस समय बनाया गया होगा दोस्तों। अब पाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल देखते हैं। तुर्की को ढूंढो। तुर्की कहाँ है? नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताक, जो ह्यूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। जब दोस्तों उस समय पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग ऐसे लेके जा नहीं सकते थे, या तो घोड़े खच्चर की सहायता लेते थे या तो खुद की पीठ पर लाद करके ले जाते थे दोस्तों। तो ये जो एक नवपाषाण का वो एक पूरा वो साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ये है ये चताक ह्यूक तुर्की में दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसमें जो उपयोगी शब्द थे उसकी हम बात कर लेते हैं। आखेटक, खाद्य संग्रह आपने सबसे पहले पढ़ लिया था। पूरा स्थल क्या होता है उसको भी पढ़ा। उद्योग स्थान, आवासीय स्थान, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र आदि चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस किया दोस्तों। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथि भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी हैं? मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले की है और बसने की प्रक्रिया आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। 9 पाषाण काल युग दोस्तों 10,000 साल पहले, क्योंकि मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 पाषाण काल, तो 10,000 के बाद ही शुरू होगा, तो 9 पाषाण काल 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस महत्वपूर्ण बिंदु को हमने अच्छे से डिस्कस किया और आपको समझाने का प्रयास किया। और मैं इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ आपको बताया और आपने भी समझा होगा। इसमें एक चीज़ छूट गया दोस्तों, ये नाम और तिथियाँ। तो नाम और तिथियों को एक फिर से पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ छोटा है कि नाम और तिथियाँ, इतिहास में इसका क्या महत्व होता है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो सबसे पुराना काल है, जो प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था, उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर यानी प्राचीन पत्थर का काल,
पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल देखो कितना लंबा समय दोस्तों, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। पूरा पाषाण के काल के दौरान है दोस्तों, जो सबसे लंबा समय है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। जो दूसरा है, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इस औजार में हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिले। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत दोस्तों लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा गया। नव पाषाण युग का क्या मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम ऐसे उनके नाम मिलेंगे, तुम्हें ऐसे उनके नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो आपने देख लिया दोस्तों नाम और तिथियाँ। सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक, उसके बाद मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल तक, और उसके बाद नव पाषाण युग जो 10,000 साल पहले से होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। इतिहास 6 क्लास के इतिहास चैप्टर 2 एनसीईआरटी की बुक। तो हम अब आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए